वेलकमिंग यू ऑल इन मोशंस अकेडमी। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि मैं इस क्लास में लेने वाली हूँ पूरे पास्ट टेंस का प्रैक्टिस सेशन। आई होप आप सारे टेंस रिवाइज अच्छे से करके आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन। बस बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले खुद क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और यहाँ पे जिस भी पार्ट में आपको एरर मिले उस पार्ट को रेक्टिफाई करके भी आपको लिखना है और उसी के बाद में वीडियो प्ले करके जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताऊँ उसको देखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन। तो बच्चे यहाँ पे फटाफट से ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे इनको राइट डाउन करो और उसके बाद में किस पार्ट में एरर है वो एरर फाइंड आउट करो और उसको रेक्टिफाई भी करके लिखो। तो फटाफट से क्वेश्चन को कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो आपका बहुत ही सिंपल मैंने आपको पूछ लिया है। आपको साफ साफ मैंने डिस्कशन के टाइम भी बताया था, जब मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस का डिस्कशन किया था, कि कुछ फिक्स फ्रेज होते हैं जिनके बाद में आप कौन सा टेंस लेते हैं, पास्ट सिंपल टेंस लेते हैं, और उसमें एरर क्या करके दी जाती है वो भी मैंने आपको बताया था। तो सेम देखो, वही एरर आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पे देखना बच्चों, क्या क्वेश्चन है आपका, इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम का मतलब मुझे फटाफट से बता दीजिए कि इट इज़ टाइम का मतलब क्या होता है। इट इज़ टाइम का मतलब होता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, पहले ही बहुत समय जा चुका है। वी शुड हैव डन समथिंग यूज़फुल, हमें कुछ यूज़फुल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखना, पहले बहुत देर हो चुकी है, हमें कुछ यूज़फुल करना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे चाहिए का सेंस आ रहा है, फिर भी हम यहाँ पे शुड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे शुड मॉडल का यूज़ नहीं होगा। तो फिर किसका यूज़ होगा, किस टेंस का यूज़ होगा। यहाँ पे इट इज़ टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ अबाउट टाइम हो, इट इज़ अपॉर्चून टाइम हो, इन सब के साथ में बच्चों आप किसका यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको पास्ट सिंपल टेंस लेना है और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है कि नहीं। तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव पैटर्न ध्यान कीजिए, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको लेना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे डन आपकी क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है। तो यहाँ पे हैव भी नहीं आएगा, जो मेन वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म चाहिए आपको, आपको चाहिए उसका सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे डन का क्या बन जाएगा बच्चों, डिड बन जाएगा। आपको पता है ये जो आपकी डू की फॉर्म है, डू हो गया, डज ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और आपका जो डन है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे पास्ट सिंपल में वर्ब सेकेंड चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डिड यूज़ कर लिया है। तो बच्चों बी पार्ट में एरर है, और एरर क्या है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना था। बहुत ही सिंपल एरर है, साफ साफ आपको पढ़ा दिया गया था क्लास में। देखो बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है आपका। क्या है, इट इज़ हाई टाइम, इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है बहुत देर हो चुकी है, हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखना, यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी, क्या है कि बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें तो ये काम शुरू कर देना चाहिए था, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। तो यहाँ पे काम शुरू कर देना चाहिए था, चाहिए का सेंस आ रहा है, फिर भी मैंने बताया शुड नहीं लेना है। तो क्या लेना है, आपको लेना है पास्ट सिंपल टेंस। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या एरर करा होगा कि आर को केवल वर्ब में चेंज कर दिया होगा कि लो बन गया आपका क्या, पास्ट सिंपल टेंस। लेकिन बच्चों पास्ट सिंपल टेंस में मैंने बिल्कुल वॉज और वर का यूज़ बताया था, लेकिन वो मेन वर्ब के रूप में बताया था। मतलब कभी भी अगर वॉज और वर का यूज़ मेन वर्ब के रूप में होगा तो उसके बाद में कभी भी आपको कोई और वर्ब आईएनजी के बाद इसके बाद नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखना, स्टार्टिंग दिया है, ये क्या है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ कर रखा है, आर के साथ में वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर रखा है। यूज़ क्या करना है, पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है। अगर केवल आर की जगह वर्ब कर दोगे तो पास्ट सिंपल नहीं बच्चों, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आर का वर्ब नहीं करना, आप सिंपल स्टार्टिंग का क्या कीजिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लीजिए, स्टार्टेड लीजिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लीजिए। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव पैटर्न अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया। तो बच्चों इस तरह आप ये क्वेश्चन को शुरुआत कीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग को हटा के क्या कीजिए, स्टार्टेड कीजिए। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगी, यहाँ पे ये जो समथिंग है ये क्या है बच्चों, समथिंग आपका क्या पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे समथिंग के लिए आया है ये यूज़फुल, और ये यूज़फुल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है। तो देखना यहाँ पे जो समथिंग प्रोनाउन का एडजेक्टिव प्रोनाउन के बाद लिखा जाता है, इस चीज़ को भी देख लेना। हालांकि जब ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव डिटेल में पढ़ा चुकी होंगी तब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सेंटेंस में आया है तो छोटी छोटी चीज़ को नोट करते चलो, जिससे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो और इन क्वेश्चंस का आपको आंसर मिले जब आप ये रिस्पेक्टिव टॉपिक पढ़ो। तो अभी से हर क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखो। यहाँ पे कोई भी पार्ट गिवन है, आपके सेंटेंस में कोई भी वर्ड गिवन है, उसके बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चों। आपको सेंटेंस का हर वर्ड पता होना चाहिए कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और इसे यहाँ पे क्यों और कैसे यूज़ किया गया है। तो बच्चों ग्रामर पे पूरा ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल टेंस की बात कर रही हूँ तो केवल टेंस के बारे में ही सोचना है, कि केवल पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ तो केवल पास्ट के 4 सब टाइप के बारे में सोचना है। आपको यहाँ पे हर तरह के जो भी टेंस आए सबके बारे में सोचना है आपको। जैसे यहाँ पे सेकंड में आर प्लस वर्ब आईएनजी दिया था, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे आर प्लस वर्ब आईएनजी ये किस में यूज़ होता है। तो आपके दिमाग में अपने आप आंसर आना चाहिए कि ये तो किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। अब आर के साथ साथ और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ होता है, तो इज़ और एम भी यूज़ होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनना चाहिए कि अच्छा ये बताइए इज़ एम आर क्या आपके मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं, तो बिल्कुल यूज़ होते हैं। किस टेंस में यूज़ होते हैं, तो आपके प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होते हैं। तो इस तरह कनेक्ट करके पढ़ा करो सारी चीज़ों को। बार बार अपने दिमाग में क्वेश्चन अराइज करवाओगे और उसके खुद आंसर दोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी और आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें सब समझ में आई। अच्छा जो भी वर्ब यहाँ पे आती हैं, टीवी है कि आईटीवी है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या प्रीपोजिशन गिवन है, क्या एडवर्ब गिवन है, बच्चों उन सब के बारे में भी यहाँ पे आप देखते रहना। तो चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए, उसके बाद में जो इसमें एरर है उसको पहले पहचानिए और फिर उसको करेक्ट करके लिखिए। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, फटाफट से बच्चों लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आपका आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है जिसमें एक पर्टिकुलर एडवर्ब पे मेरी तो नज़र गई है, आपकी गई है कि नहीं गई पता नहीं, लास्ट वीक पे। तो यहाँ पे लास्ट वीक किस टेंस की एडवर्ब मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ये होती है आपकी पास्ट सिंपल की एडवर्ब, कि कहीं पे भी लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी दिख जाए तो आपको कौन सा टेंस लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल लेना है बच्चों। अच्छा पास्ट सिंपल की जब ये एक एडवर्ब आई है तो बाकी एडवर्ब भी रिवाइज़ कीजिए। यहाँ पे कौन सी है, वो है आपकी येस्टरडे हो गया, अगो हो गया, इन प्लस टाइम हो गया, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ रिवाइज़ किया करो, इसी को कनेक्टिंग द डॉट्स बोला जाता है। तो लास्ट वीक को देख के मुझे कौन सा टेंस इस सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए, मुझे यूज़ करना चाहिए पास्ट सिंपल टेंस। और यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ कर रखा है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों कौन सा टेंस है ये तो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूज़ क्या करना है, लास्ट वीक को देखिए ये आपकी एडवर्ब है पास्ट सिंपल की, तो पास्ट सिंपल यूज़ करना है। अच्छा सेंटेंस बताओ कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ये सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है, कैसे पता चला, ना तो इसमें नॉट है ना इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क है, ना क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे हैज़ डाइड तो आपका गलत हो जाएगा बच्चों। आपका जो करेक्ट टेंस यूज़ होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म जो कि आपका डाइड बन जाएगा। ये जो डाइड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, रेगुलर वर्ब है बच्चों, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो किस पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया। अच्छा बाकी कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लें सेंटेंस में, जैसे कि आई हैव कम टू नो, इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि मुझे पता लगा, आई मतलब मुझे, हैव कम टू नो मतलब पता लगा। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने मत बैठ जाना। यहाँ पे कम मतलब हैव का मतलब आ चुका हूँ,
टू नो मतलब जानने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है मैं आ चुका हूँ जानने के लिए, नहीं, ये एक फ्रेज़ है। हैव कम टू नो मतलब मुझे पता लगा। क्या पता लगा? मुझे पता लगा कि। दैट क्या है बच्चों? दैट यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। अच्छा, कंजंक्शन के बाद में सेंटेंस आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस लिया है। सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सेंटेंस, और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है योर फादर। उसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या लिया है? डाइड लिया है। और यहाँ पे लास्ट वीक क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये आपकी जो वर्ब है वो कब घटित हुई उसके समय के बारे में बताया गया है। जैसे कि योर फादर डाइड, आपके फादर मर गए, लेकिन कब मरे? कब? लास्ट वीक। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को वर्ड बाय वर्ड स्टडी करो कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, कैसे यूज़ हुआ है, गलत तो यूज़ नहीं हो गया ना। तो बच्चों सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने किया होगा, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या गिवन है? बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। कि बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग, कि अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग, कि अलार्म के रिंग के स्टॉप होने से पहले ही, ठीक है, अलार्म के मतलब जो भी अलार्म बज रहा था उसके रुकने से पहले ही क्या कर दिया? जो वीरा है, ठीक है, एक पर्सन का नेम है वीरा, वीरा ने क्या कर दिया? पुल अप द शेड, शेड को क्या कर दिया? पुल अप कर दिया। मतलब कि मान लो कोई शेड, जैसे कि मान लो कोई जैसे शटर जैसी चीज़ है उसको आप ऊपर उठा देते हो ना, इसी तरह जो शेड होता है जिससे छाया की होती है उसको ऊपर उठा दिया, पुल अप कर दिया। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है बच्चों? यहाँ पे क्या एरर है? आपका बी पार्ट में एरर है। किसकी एरर है यहाँ पे? मैंने आपको कॉम्बिनेशन करवाया था, आई होप आपको ध्यान होगा। कॉम्बिनेशन क्या था? कॉम्बिनेशन था अगर आपका बिफोर कंजंक्शन आए उसके बाद में आपको क्या लेना है? पास्ट सिंपल टेंस लेना है। उसके बाद में आपको क्या लेना है? पास्ट परफेक्ट टेंस लेना है। ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे देखना, बिफोर के बाद में क्या यहाँ पे टेंस यूज़ किया है? बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग। तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस यूज़ कर लिया? पास्ट परफेक्ट। क्या यूज़ करना था? पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड को हटा दीजिए। ये जो स्टॉप्ड है ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती है, तो स्टॉप्ड यहाँ पे रह जाएगा। समझ में आया आपको ये कॉम्बिनेशन से? अच्छा, मैंने आपको ये समझा के बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने बताया था कि जब पास्ट में दो एक्शन कंप्लीट हुए हैं, लेकिन दोनों एक्शन के कंप्लीट होने में आपको टाइम डिफरेंस शो करना है कि दोनों एक्शन एक साथ नहीं हुए, पास्ट में दो अलग अलग टाइम पे हुआ है। तो जो पुराना एक्शन है, मतलब जो पास्ट में भी पहले हुआ है, जो पास्ट ऑफ पास्ट है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो पास्ट में आपका जैसे कि रिसेंट हुआ है, जो मतलब कि ज़्यादा पुराना नहीं है, उसको किस में लिखते हैं? पास्ट सिंपल में। तो देखना यहाँ पे जैसे मैंने क्या पढ़ा, इसका सेंस हिंदी क्या निकाला कि बिफोर द अलार्म स्टॉप रिंगिंग, कि अलार्म के रिंगिंग, जो अलार्म बज रहा था उसको रुकने से पहले। यहाँ पे जो बिफोर है ये बच्चों इस सेंटेंस के साथ आप बोलोगे जिससे पहले ये लगा है। तो अलार्म के रुकने से पहले ही क्या कर दिया? जो वीरा ने जो कि शेड था उसको पुल अप कर दिया, उसको ऊपर उठा दिया शेड को। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन पहले हुआ है? अलार्म के स्टॉप होने का, किया जो वीरा के द्वारा जो शेड को पुल अप करने का। तो साफ साफ क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि वीरा ने शेड को पहले पुल अप किया है। तो ये आपका पुराना एक्शन हो गया, ये ज़्यादा पुराना हो गया टाइम में, पास्ट और पास्ट हो गया। तो देखना इसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। यूज़ हुआ है कि नहीं ज़रा देखो। तो वीरा के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड और आपका पुल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद में जो दूसरा एक्शन है जो कम पुराना है वो क्या है? वो है आपका अलार्म का जो भी है स्टॉप होना, उसका रिंगिंग का स्टॉप होना। तो यहाँ पे इसको किस में लिखेंगे? पास्ट सिंपल में। तो देखो यहाँ पे हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया, हेड को यहाँ से हटाया। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा बच्चों, मुझे इस रिंगिंग के बारे में भी आपसे डिस्कस करना है। ये रिंगिंग क्या है? ये जो रिंग होता है ये आपका क्या है? वर्ब है। मैंने वर्ब को पहचानना बताया था कि किसी में भी आईएनजी लग जाए तो वो क्या है? आपकी वर्ब है। और इसमें तो आईएनजी साफ साफ आपको लगा दिख ही रहा है, तो ये क्या है? आपका वर्ब है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये स्टॉप्ड क्या है? ये भी तो वर्ब है। तो वर्ब के बाद में वर्ब कैसे? तो बच्चों वर्ब के बाद में ये वर्ब नहीं है। मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी जिसको हमने जिरंड नाम दिया था। क्या बोला था मैंने? ये आपका क्या? जिरंड।
अच्छा क्या होता है जिरंड? जिरंड होता है आपका वर्ब आईएनजी। तो यहाँ पे देखना, ये वर्ब आईएनजी का फॉर्मेट देखने को मिल रहा है क्या आपको? ये आपका रिंग वर्ब और उसमें आईएनजी लगा हुआ। अच्छा मुझे ये और बताइए कि जिरंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? क्या जिरंड नाउन ही होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर ये नाउन है बच्चों तो स्टॉप्ड, स्टॉप्ड व्हाट? तो स्टॉप आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में आपके नाउन आते हैं और नाउन का ही आपका क्या, नाउन ही क्या है आपका? जिरंड आपका नाउन ही है। तो यहाँ पे रिंगिंग आपका एज ए जिरंड आया है। तो हर चीज़ को पढ़ते चलो, हर चीज़ के बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, अच्छा ये पुल अप है, ये पुल अप क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी जैसे शटर को ऊपर उठाना, तो वैसे पुल अप मतलब ऊपर उठाना। किसको? यहाँ पे शेड आया है, शेड को। तो यहाँ पे जो पुल अप फ्रेजल वर्ब है ये क्या है बच्चों? आपकी, ये आपकी क्या है? फ्रेजल वर्ब है। अच्छा बाकी चीज़ें एक बार यहाँ पे नोट कर लो, फिर थोड़ा सा रब करके वापस लिखती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपने सब कुछ लिख लिया होगा। तो यहाँ पे देखना, मैंने आपको क्या बोला कि आपका जो पुल अप है ये क्या है बच्चों? ये है आपकी फ्रेजल वर्ब। अच्छा फ्रेजल वर्ब भी आपकी क्या होती है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे देखना अब प्रिपोजिशन लग गया तो ये क्या हो गया, ये आपकी क्या हो गई? आपकी इंट्रांजिटिव हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? आपकी वर्ब में प्रिपोजिशन या एडवर्ब लग के कुछ नई ही वर्ब, कोई नई वर्ब ही बन जाए, उसका नया मीनिंग ही आ जाए, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे देखना बच्चों, जो ये पुल्ड अप है इसका पूरे का मतलब क्या है? किसी चीज़ को ऊपर उठाना, तो पुल अप है, पुल अप फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे पुल अप दोनों को मिला के आपका एक फ्रेजल वर्ब बना है। तो पुल अप से क्वेश्चन पूछिए व्हाट, पुल अप तो किया लेकिन किस चीज़ को? व्हाट। तो आंसर आया द शेड्स। तो द शेड्स क्या हो गया? पुल अप का ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसा ऑब्जेक्ट है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, इसलिए इसकी क्या है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप ये चीज़ें समझे सारी कि कैसे आपका फ्रेजल वर्ब भी टीवी और आईटीवी हो सकती हैं। उसमें लगे प्रिपोजिशन को देख के सीधे सीधे ये नहीं सोचना है कि ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तभी तो इसके बाद प्रिपोजिशन आया। नहीं बच्चों, प्रिपोजिशन लग के तो वो एक नई वर्ब बनी है। अब आप उस दोनों को, मतलब वर्ब प्लस प्रिपोजिशन दोनों को एक साथ मिलके एक नया वर्ड ही समझो, ठीक है? उसको वर्ब और प्रिपोजिशन अलग अलग नहीं समझना है। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा कि फ्रेजल वर्ब भी टीवी है कि आईटीवी है। आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वही व्हाट और whom से क्वेश्चन बनाना, वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेक करना। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ राइट इट डाउन। नेक्स्ट देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पहले इसको लिखो आराम से, उसके बाद में यहाँ पे क्या एरर है उस एरर को फाइंड आउट करो और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसका सही वर्जन क्या होगा उसको देखो। तो बच्चों आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे बोला है आई विश। आई विश का मतलब क्या होता है? काश मैंने बोला था। और आई विश के बारे में तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आई विश के बाद में आपकी दो चीज़ें आ सकती हैं, दो तरह के टेंस आ सकते हैं। कौन कौन से? पास्ट सिंपल और आपका क्या? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट सिंपल कब आएगा? जब आई विश के बाद में जो सेंटेंस लिखा है वो पूरा का पूरा क्या है? इमेजनरी है, काल्पनिक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट का यूज़ कब होगा? जब आई विश के बाद में कोई ऐसा सेंटेंस लिखा है जो रियल है, लेकिन उसमें उस रियलिटी में आपने अपनी कुछ इमेजिनेशन को एंटर करवाया है। उस केस में आई विश के बाद में जो आपकी इमेजिनेशन को आपने एंटर करवाया है उस चीज़ को आप किस में लिखेंगे? उस चीज़ को आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे हम आई विश के बाद में कौन सा आपका टेंस, यहाँ पे सॉरी कौन सा सेंटेंस यूज़ हुआ है। तो आई विश ही सॉ यू, कि काश उसने तुम्हें देखा होता when you were living in England, जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जो उस पर्सन मतलब यू के जो इंग्लैंड में रहने की बात है, ये रियल है कि नहीं है? ये तो रियल ही है कि वो इंग्लैंड में रह रहा था, ये काल्पनिक नहीं है, इमेजनरी नहीं है, तो ये रियल है। अगर ये रियल है तो इसके अंदर काल्पनिक इमेजनरी सिचुएशन कौन सी एंटर करवाई गई है? तो ही सॉ यू,
कि काश उसने तुम्हें देखा होता, मतलब देखा नहीं है, काश देखा होता। तो इमेजनरी क्या है, ही सॉ यू। अच्छा, रियल में कुछ इमेजनरी आप एंटर करवा रहे हो, तो आई विश के बाद में आप क्या लोगे, आप लोगे यहाँ पे बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लोगे। यहाँ पे कौन सा टेंस लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है आपका पास्ट सिंपल। कैसे पहचाना, देखना, यहाँ पे ही सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है, तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव पैटर्न आपको पता होगा। आपको लेना है पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे सॉ नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैड करो, और यहाँ पे जो आपका सॉ है वर्ब सेकंड है, इसका वर्ब थर्ड क्या होता है, सीन होता है, तो यहाँ पे सीन को लिखो, तब आपका इक्वेशन सही होगा और आपकी बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, क्या है, राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना मैंने सोचा था, उससे भी बहुत बाद में राधा मीटिंग के लिए पहुंची। तो यहाँ पे देखना, राधा मीटिंग के लिए आई, पहुंची नहीं, पहुंचना मतलब अराइव होता है, के मतलब आना होता है, तो राधा आई। अब यहाँ पे देखना बच्चों, मैंने आपको बताया था पैरेललिज्म ऑफ सेंटेंस, मतलब पैरेललिज्म ऑफ सेंटेंस से क्या, कि आपका जो एक कंप्लीट सेंटेंस है, अगर उसमें छोटे छोटे सेंटेंस हैं, मतलब सब सेंटेंसेस हैं, तो आपके सारे सेंटेंस यहाँ पे एक ही टेंस में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखना, 6 जो सेंटेंस है उसमें राधा केम, तो बताओ कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा है बच्चों, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल को PS से लिख दूँ, पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है। और यहाँ पे एक और आपका सेंटेंस है आई एक्सपेक्ट, ये आपका क्या है, ये आपका किस में यूज़ हुआ, प्रेजेंट सिंपल में यूज़ हुआ। प्रेजेंट सिंपल कैसे पता लगा, प्रेजेंट सिंपल में ही आई के साथ में वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता, क्योंकि आई को हम क्या प्रेजेंट में प्लूरल कंसिडर करते हैं। मैंने पीएस को पास्ट सिंपल पूरा लिख दिया, वरना आप डाउट हो जाओगे, पीएस से आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना बच्चों, राधा केम, तो ये तो पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे आई एक्सपेक्ट को भी आपको किस में बनाना पड़ेगा, आपको इसको बनाना पड़ेगा पास्ट में ही। तो यहाँ पे पास्ट में, अब पास्ट में किस में बनाओगे, पास्ट सिंपल में, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड एक आपका ये क्या है, शॉर्ट टाइम का एक्शन है। अब मैंने आपको बताया था शॉर्ट टाइम का एक्शन कंप्लीट पास्ट में ही आपका कंप्लीट हो गया, कोई जारी रहने का सेंस तो इसमें है नहीं, जारी रह के कंटिन्यू रह के कंप्लीट होने का सेंस भी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो पास्ट परफेक्ट है वो तो हमेशा कॉम्बिनेशन में, जब आप, और किसके साथ कॉम्बिनेशन में, पास्ट सिंपल के साथ कॉम्बिनेशन में, जब आपको पास्ट में हुई 2 एक्टिविटी का टाइम डिफरेंस दिखाना होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, पास्ट सिंपल टेंस लेंगे। पास्ट सिंपल टेंस लेंगे तो ये किस तरह का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो एक्सपेक्ट का क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। बच्चों ये जो एक्सपेक्ट वर्ब है इसको भी एक बार थोड़ा स्टडी कर लेना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्ट। अच्छा, एक वर्ब क्या होती है, एक्सेप्ट, ठीक है, और एक होता है एक्सेप्ट। ये तीनों आपके होमोफोन में आते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है। जैसे कि जो एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, आशा करना, वर्ब है बच्चों, वर्ब में करना या होना लगता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आशा करना। नेक्स्ट देखना, एक्सेप्ट भी क्या है, आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब किसी चीज़ के लिए एग्री होना, स्वीकार करना, किसी चीज़ के लिए एग्री हो जाना, बात मान लेना। एक्सेप्ट क्या है बच्चों, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को PREP से लिख दूँ, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के सिवाय, के सिवाय। तो ये तीनों, इन तीनों में डिफरेंस क्लियर रखना, ये फिल इन द ब्लैंक में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ पे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, हम तीनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे, अगर तीनों के मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच हमें क्लियर होंगे तो बच्चों ये हुए आपके 5th और 6th क्वेश्चन, राइट डाउन इट। नेक्स्ट देखना बच्चों, 7th और 8th फटाफट से इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में यहाँ पे जो भी एरर है उसको यहाँ पे रेक्टिफाई करके लिखो।
तो बच्चों यहाँ पे जो 7 सेंटेंस है इसको अभी नहीं करना है, ये आपका कंडीशनल जब सेंटेंस पढ़ा दूंगी तब इसको अच्छे से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो इमेजनरी सिचुएशन वाली बात आई है वो तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे इफ़ आई वॉज यू, क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, बोलते हैं ना, तो ये इमेजनरी सिचुएशन है। एक्चुअली में कोई किसी की तरह है तो नहीं, कोई किसी की जगह है नहीं, सब अपने अपने ही जगह हैं। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इफ़ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता ना तो मैं क्या करता। ठीक है भाई, तुमने इससे कोई भी सिचुएशन मान लो, किसी पर्सन ने कोई काम कर दिया, अब हम उसको बोलते हैं ना जाके कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो इस तरह करता इस चीज़ को। तो ये वही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक इमेजनरी कंडीशन है। क्या इमेजनरी कंडीशन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, एक्चुअली में है नहीं, तो इमेजनरी सिचुएशन है। तो किस में लिखा जाएगा बच्चों, इमेजनरी सिचुएशन में मैंने क्या बोला था, आप वर लेना, आप लेना पास सिंपल टेंस को। तो देखना आपने वर यहाँ पे करना है वॉज की जगह। तो यहाँ पे बाकी पूरे सेंटेंस को हम कंडीशन में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे इसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस अभी नहीं पढ़ाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपका 8th क्या है, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। कि विक्टिम ने, जो पीड़ित है, विक्टिम समझते हो ना, जिस पर अत्याचार हुआ है, जो पीड़ित है, उसने कोशिश की। ठीक है, ट्राइड मतलब कोशिश की, और किस चीज़ की कोशिश की, बताने की कोशिश की, टू टेल, और टेल किसको, हमें, अस। ठीक है, और क्या बताने की कोशिश की, क्या हुआ था ये बताने की कोशिश की। बट हिज वर्ड्स, लेकिन जो उसके वर्ड्स थे, जो उसकी बातें थी, वर नॉट ऑडिबल, वो सुनने लायक नहीं थी। ठीक है, उसको वो समझने लायक, सुनने लायक नहीं थी, मतलब बहुत धीरे बोल रहा होगा। तो यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे आपका फिर से देखो, आपका पैरेललिज्म ऑफ सेंटेंस को भी आप देख सकते हो, और आप उस तरह भी समझ सकते हो कि पास्ट में कुछ एक्शन हुए हैं, वो एक्शन का टाइम जोन अलग अलग है, तो उसको अलग अलग तरह के टेंस में रिप्रेजेंट करो। जैसे कि क्या है, विक्टिम ट्राई टू टेल अस, विक्टिम ने बताने की कोशिश की। यहाँ पे क्या पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है सब्जेक्ट के बाद में, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे उसके बाद में क्या बताने की कोशिश की, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ था। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जो घटना उसके साथ हुई थी, विक्टिम के साथ हुई थी, वो पहले हुई थी ना, वो पुरानी हो गई, वो घटना घटित हो चुकी, उसके बाद में वो उस इंसिडेंट के बारे में बता रहा है अभी। तो जो घटना हो चुकी है, पुरानी हो गई ना, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, तो आप उसको किस में लिखोगे, आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखोगे। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कौन सा टेंस लिया है, हैज़ हैपेंड, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट ले लिया। तो पहले तो आप इसको पास्ट परफेक्ट करो। कैसे करोगे, यहाँ पे हैज़ की जगह हैड लगाओगे, और हैपेंड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, और हैपेंड बच्चों इनट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखना इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब बट क्या है, लेकिन, कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन है। ठीक है, लेकिन हिज वर्ड्स, जो उसके वर्ड्स थे, वो वर नॉट ऑडिबल, वो सुनने मतलब सुनाई देने लायक नहीं थे। तो यहाँ पे सुनाई देने लायक, ऑडिबल, तो यहाँ पे वर आया है। वर क्या है, बी की फॉर्म है। अच्छा, वर नॉट ऑडिबल, टेंस कौन सा है, टेंस है आपका पास्ट सिंपल। वॉज वर देख के किसी को यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस तो नहीं लगाना बच्चों। अगर वर के बाद में वर्ब आईएनजी होता तो आपका पास्ट कंटिन्यूस होता, लेकिन ये वर्ब खुद यहाँ पे किसके रूप में है, मेन वर्ब के रूप में है, और वर्ब के बाद में नॉट तो आप लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिबल क्या है, ऑडिबल आपका एडजेक्टिव है। तो क्या मैंने आपको बता रखा है क्या कि बी फॉर्म के बाद में एडजेक्टिव आते हैं, तो देख लेना यहाँ पे ऑडिबल क्या है, एडजेक्टिव है। पहचानते कैसे हो, यू आर गुड, यू आर बैड, यू आर ऑडिबल, तो यहाँ पे ऑडिबल क्या है, आपका एडजेक्टिव है। इन चीज़ों को बच्चों अच्छे से रीड कर लेना। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ देखते हैं, द विक्टिम सब्जेक्ट है, उसका ये वर्ब है, ये आपका ट्राइड। तो ये टू टेल क्या है, मुझे इसके बारे में आप बताइए कि यहाँ पे जो ये टू और टेल आया है ये क्या है। तो बच्चों, कुछ बच्चे बोलेंगे कि टू तो आपने बताया था प्रीपोजिशन होता है, और टेल आपका क्या है, टेल तो वर्ब है, क्योंकि टेल में आईएनजी लगाओ टेलिंग होता है, टोल्ड बनता है इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब आता है क्या, मतलब ये टू प्रीपोजिशन नहीं है। तो ये टू क्या है बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी क्या, इन्फिनेटिव पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, क्या बताया था, इन्फिनेटिव
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताया था, इन्फिनेटिव का, नाउन। तो इसका ग्रामर स्ट्रक्चर देखें तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ जो ये टू आया है ये प्रीपोजिशन वाला नहीं, इन्फिनेटिव वाला है, क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद में वर्ब नहीं, इसके बाद में प्रीपोजिशन आता। तो सॉरी, वर्ब, अगर ये टू आपका प्रीपोजिशन वाला होता तो इसके बाद में वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब दिया है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखना, ट्राइड वॉट, क्या कोशिश करी, ट्राई वॉट, ट्राई वॉट, ट्रांजिटिव वर्ब है, वॉट का आंसर किससे आ रहा है, बताने की कोशिश करी, टू टेल। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको पता है नाउन आते हैं, और इन्फिनेटिव भी क्या है, नाउन है, तो टू टेल। अब यहाँ पे जो टेल है ये भी तो वर्ब है, ये भी तो अपना बेसिक नेचर फॉलो करेगी। तो बताइए जो टेल है वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो चेक कर लेते हैं। तो टेल से क्वेश्चन पूछा मैंने, हुम, टेल से क्वेश्चन क्या बनेगा, हुम, ठीक है। किसको बताने की, टेल हुम, किसको बताने की कोशिश करी, तो आंसर आया अस। तो अस क्या हो गया बच्चों, लिविंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को IDO से लिख दूँ मैं यहाँ पे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें विजिबल हों। मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा और कम कर देती हूँ। हाँ, अब इसको एक बार ज़रा देखिए आप। तो यहाँ पे टू टेल, ये इन्फिनेटिव बताया मैंने आपको, और यहाँ पे इन्फिनेटिव है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो टेल वर्ब है ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो टेल हुम, तो टेल अस, ठीक है। तो यहाँ पे अस क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, फटाफट से राइट डाउन कर लीजिए। बच्चों आपको पहले वाली स्लाइड भी तो विजिबल थी ना, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें से अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था अच्छे से तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए इसको वापस से। ये भी देख लीजिए एक बार। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है ही। तो बच्चों आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे ये सेशन अभी यहीं तक रखते हैं, लेकिन इसमें अभी क्वेश्चन और भी बाकी है। प्रैक्टिस सेशन में अभी हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।